हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका एफएमएसएम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 एंड 14। चैप्टर 13 एंड 14। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोनों चैप्टर्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट्स हैं, आपको पता ही होगा। चैप्टर 13 एंड 14 एसएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और सारे पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं इन दो चैप्टर्स के वो हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो अच्छे से ये वीडियो देखना। जहाँ जहाँ दो तीन क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स हैं, अजीबो गरीब हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। और एक दो आउट ऑफ मॉड्यूल भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन से बहुत ही इजी हैं, चिल्लर क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहें, बने रहें। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देखें एंड तक। वीडियो लाइक कर दें और फटाफट मेरे साथ इस जर्नी में बैठ जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चैप्टर 13 आ जाइए। चैप्टर 13, क्वेश्चन नंबर 1। अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज। बोलो, डेफिनेशन पूछा है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आप कैसे डिफाइन कर पाओगे। पहला है लिस्ट ऑफ एक्शंस अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग। यहीं वो कट हो जाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ हाउ टू कॉम्पीट, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड मेथड ऑफ असेसिंग एनवायरमेंट। अगर आपने बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ी है तो ये पॉइंट एक्चुअली बिजनेस स्ट्रैटेजी का है कि हाउ टू कॉम्पीट इन अ बिजनेस एनवायरमेंट। एक पर्टिकुलर बिजनेस में आप कैसे कॉम्पीट करोगे, कैसे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लोगे, वो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं होती। फिर है अबेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये भी कुछ अजीबो गरीब है। अबेटमेंट मतलब रिडक्शन, तो आप एक्टिविटीज रिड्यूस क्यों करोगे। ठीक है, तो ये सब मैच ही नहीं हो रहा। फिर है कोर्स ऑफ एक्शन और चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव स्पेसिफाइंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मीट सर्टन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये सबसे फिट बैठता है कि ऑल्टरनेटिव्स में आप चॉइस करते हो कि आपको कहां पैसा लगाना है और आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के हिसाब से आप वो डिसीजन लेते हो। तो यही है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से बिजनेस में जाना है। कौन से बिजनेस में जाना है वो होता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग बिजनेस के आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से आप चूज करते हो। तो दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। फिर है SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, इज डिफाइंड एज अ डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इन मार्केटिंग ऑपरेशंस। नहीं भाई, मार्केटिंग का कोई लेना देना नहीं है। दैट एनेबल्स मैनेजर टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस। ये है, मिलता जुलता है, पर होगा कि नहीं अपन सोचेंगे। दैट हेल्प इन चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका कोई लेना देना नहीं है। दैट हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स। बोलो, बी या डी में से आपको सोचना है कि क्या बेटर है। डिविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काय के बेसिस पे बेटर कंट्रोल लाना है या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में हेल्प करना है, ये बेटर रहेगा। बोलो, सोच के बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। अब एसबीयू में सबसे मेजर पॉइंट क्या आता है। एसबीयू में एक सबसे मेजर पॉइंट आता है कि एसबीयू आप बनाते हो, इसीलिए बनाते हो क्योंकि उसका बिजनेस एनवायरमेंट पूरा अलग है। वो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट यूनिट या बिजनेस है, और क्योंकि उसका बिजनेस एनवायरमेंट अलग है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग बनाते हैं। सेपरेट स्ट्रैटेजी अपन उसको बनाते हैं और फिर उससे अपन जो भी है फायदा लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आएगा बेटर कंट्रोल, कि आपको बेटर कंट्रोल चाहिए ओवर रिसोर्सेस। क्योंकि वो एसबीयू है तो आप उसके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाते हो। अब सेपरेट स्ट्रैटेजी से क्या सबसे बड़ा फायदा होता है, कंट्रोल। आप बेटर कंट्रोल कर पाते हो उस बिजनेस को अच्छे से समझ पाते हो, उसके लिए अलग से सोच पाते हो और उसके रिसोर्सेज पे आपका ध्यान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स टू द क्वेश्चन वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू बी इन फ्यूचर। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, ये बहुत ही इजी और घिसा पिटा क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। ठीक है, अच्छी बात ये है। तो फ्यूचर आया मतलब विजन स्टेटमेंट। ठीक है, फ्यूचर के बारे में कौन बात करता है, विजन स्टेटमेंट। प्रेजेंट के बारे में कौन बात करता है, मिशन स्टेटमेंट। दो ही स्टेटमेंट है, बाकी सब ऐसे ही आपको आलतू फालतू ऑप्शन दिए रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए। मिशन या विजन ही रहता है नॉर्मली, और उसमें फ्यूचर वाया आया, वेयर वी वांट टू गो, फ्यूचरिस्टिक कुछ भी आया मतलब वो विजन स्टेटमेंट आएगा। प्रेजेंट के बारे में अगर बात कर रहा है तो वो मिशन स्टेटमेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं। What are the enduring statements of purpose that distinguish one business from other similar business? बोलो, डिस्टिंग्विश फैक्टर क्या होता है, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, मिशन स्टेटमेंट। बरोबर, आप क्या कर रहे हो, आप अभी करंटली क्या कर रहे हो,
आप कौन हो, आपके बारे में जो है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपके ब्रांचेस कितने हैं, कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज में हो, कितना समय आपको हो गया है, तो कौन सा आपको डिस्टिंग्विश करेगा, मिशन स्टेटमेंट आपको डिस्टिंग्विश करता है। फिर है टिपिकली प्रॉफिट्स आर हाईएस्ट इन विच स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। तो आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन या एजिंग, जो भी कहो, तो ये सब आपने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। तो इसमें प्रॉफिट्स टिपिकली कहाँ हाईएस्ट होते हैं, तो ये मॉड्यूल में भी नहीं दिया है, ये मॉड्यूल में भी नहीं दिया है। टॉपिक कनेक्टेड है, लेकिन ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई इंडिकेशन आपके मॉड्यूल में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रोथ स्टेज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपको होगा कंफ्यूजन, मैं बोल नहीं रहा कि कंफ्यूजन नहीं होगा, मैच्योरिटी और ग्रोथ में कंफ्यूजन होगा, मुझे भी हुआ है, सबको होगा, ठीक है, वो कंफ्यूजन होगा ही होगा, बट ग्रोथ आपका आंसर है और इंस्टीट्यूट का भी आंसर ग्रोथ ही है, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में आपके प्रॉफिट्स हाईएस्ट होते हैं और फिर आप मैच्योरिटी में स्टेबलाइज हो जाते हो या आप हल्का पुल्का डिक्लाइन आपका स्टार्ट हो जाता है और फिर जब आप कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते हो तब वो एजिंग स्टेप आती है, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज में ही आपके हाईएस्ट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। ये भी आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ मॉड्यूल क्वेश्चन है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, कोई जिक्र नहीं है इसका आपके पूरे सिलेबस में, उस पर क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, कहीं से ढूंढ के इंटरनेट से डाल दिया गया है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है कि भाई मैदान खाली है, समुंदर खाली है, ब्लू है मतलब कोई है नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, आप आसानी से जाके वहां पे डोमिनेट कर सकते हो, तो वो होता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे मार्केट्स को पहचानो, आइडेंटिफाई करो जहां पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ज्यादा प्लेयर्स नहीं है और थोड़ा आसान होगा वहां पे पैर जमाना, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन आता है क्रिएटिंग न्यू मार्केट प्लेसेस वेयर देर इज नो कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो ये पंचवर्ड है, नो कंपटीशन। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या है, नो कंपटीशन। ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे मार्केट्स आप आइडेंटिफाई करो जहां पे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है द प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स कंप्राइजिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, बोलो, नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए। पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सा कंसेप्ट बताता है, बोलो, किसने ये फॉर्मुलेट किया था, एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट या प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स, ठीक है, एनसॉफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, आपके सिलेबस में नहीं है। आउटसोर्सिंग के बारे में क्वेश्चन है कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि कोई काम आप बाहर से करवा लेते हो, कोई काम, कोई एक्टिविटी आप बाहर से करवा लेते हो, बाहर वालों से सर्विस लेते हो। तो इसका क्या मतलब है, पहला है स्पिनिंग ऑफ अ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी टू क्रिएट अ न्यू फर्म, ठीक है, न्यू फर्म इसमें बनती नहीं है। फिर है सेलिंग ऑफ अ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी टू अदर फर्म, हम सेल थोड़ी कर रहे हैं, एक्टिविटी सेल करना मतलब आप काम करके किसी और को दे रहे हो, उसको आउटसोर्सिंग थोड़ी बोलते हैं भाई, काम आप दूसरों से करवा रहे हो, मतलब आप एक्चुअली एक्टिविटी खरीद रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो परचेस आता है, परचेस ऑफ अ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर, ठीक है, आप कुछ खरीद रहे हो, आउटसोर्सिंग में कुछ आता है, सर्विस आती है और आप पैसे देते हो, ठीक है। तो क्लियर कट आंसर है परचेस ऑफ अ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर, आउट ऑफ बॉक्स है। आगे बढ़ते हैं। ये भी इजी है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट, कौन सा इनमें से फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है। चारों मतलब फाइनेंशियल है ऐसा आपको लगेगा, चारों फाइनेंशियल है ऐसा आपको लगेगा, तो ऑड मैन आउट निकालना बहुत मुश्किल है। तो आपका आंसर है मार्केट शेयर, लार्जर मार्केट शेयर, ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये नॉर्मली आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आता है, आए ख्याल में। बाकी तीन आप देखोगे ना क्लियर कट फाइनेंशियल है, क्लियर कट फाइनेंशियल है, क्या क्या, ग्रोथ इन रेवेन्यू, बराबर, सेल बढ़ाना तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है,
हायर डिविडेंड्स, बराबर, डिविडेंड ज्यादा बांटना ये भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। ग्रेटर आरओआई, आरओआई बढ़ाना ये भी आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कैसे ग्रो करेंगे, तो इसमें वन ऑफ द तरीका, वन ऑफ द वे होता है कि मार्केट शेयर बढ़ाओ। तो फिर हम मार्केटिंग में ये पूरा सोचते हैं कि मार्केट शेयर कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो हल्का सा डायरेक्शन जो है वो मार्केटिंग का होता है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक कंफ्यूजिंग है, स्टार मार्क कर लो। आगे सबसे इजी क्वेश्चन, बोलो विच ऑफ दीज बेसिक क्वेश्चंस शुड अ विजन स्टेटमेंट आंसर। बोलो विजन स्टेटमेंट क्या आएगा, वेयर वी आर टू गो, आप कहां जाना चाहते हो, फ्यूचर आपका कहां है, वो है आपका विजन स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी सब एग्जिस्टिंग के बारे में, तो बहुत इजी है। फिर है अ फर्म सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी शुड एक्सपेक्ट। बोलो अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हो तो आप क्या कर पाओगे। इसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक आता है कि आप, जो इसमें है कि आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते हो, या फिर आप रेवेन्यू पर यूनिट बढ़ा पाते हो, या आप कस्टमर की लॉयल्टी जीत पाते हो। ऐसे तीन चीजें आती हैं और इसमें एक ही है, वो है चार्ज प्रीमियम प्राइसेस। आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते हो अगर आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है तो, ठीक है। बाकी का देखो कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर्स टू बी सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीज, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगाते ही कहां है, कहां लगाते हैं, जहां कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है। जहां कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है वहां तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लगाई जाती है नॉर्मली, ठीक है। फिर है कस्टमर्स टू परसीव द प्रोडक्ट एज स्टैंडर्ड, बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है कि अपना प्रोडक्ट प्रीमियम है, अलग है, हटके है, स्टैंडर्ड थोड़ी है। टू ऑटोमेटिकली हैव हायर लेवल्स ऑफ पावर ओवर सप्लायर्स, इसका देखो कोई लेना देना नहीं है। तो क्लियर आंसर है आपका टू चार्ज प्रीमियम प्राइसेस। फिर ये भी है आउट ऑफ सिलेबस। अब मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन ऐसा है कि जब भी इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन मिलते नहीं है, क्वेश्चन नहीं मिल रहे, पेपर सेट करना है, अर्जेंट है, ड्यू डेट है, पेपर सबमिट करना है, क्वेश्चन मिल नहीं रहे, तब ऐसी हरकतें होती हैं। मतलब मैं भी पेपर सेट करता हूँ टेस्ट सीरीज के लिए, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मुझे भी जब क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं और मुझे सेम इजी इजी क्वेश्चन नहीं लेने हैं, रिपीट रिपीट क्वेश्चन नहीं देने हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन देने हैं, तब ये ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप कवर कैसे करोगे, कोई हाथ पैर ही नहीं है इसका। तो क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस हैव बीन एडवोकेटेड बाय, ठीक है। तो इंसान का नाम है, तो वो है सी के प्रहलाद वर्सेस एंड गैरी हैमिल, ठीक है। कोई हाथ पैर नहीं है, मैं कुछ भी बता नहीं सकता इसके बारे में, ठीक है। तो ये आउट ऑफ मॉड्यूल आपका क्वेश्चन आ चुका है। फिर है गाइडलाइंस डेवलप बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द एक्शंस ऑफ दोज हु आर इन पार्ट ऑफ इट। बोलो दो पंचवर्ड्स हैं इसमें, एक है गाइडलाइंस और एक है गवर्न। गवर्न करने के लिए आप कौन सी गाइडलाइंस बनाते हो, बिजनेस पॉलिसी। चैप्टर का पहला पहला ही कंसेप्ट है बिजनेस पॉलिसी, और उसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि आपके तहत जो भी आते हैं वो कैसे काम करें, उसके लिए आप क्या बनाते हो, बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी इसलिए बनाते हो ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है और वो खुद ही करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एम्फसाइजेस प्राइस एज द की टू गुड वैल्यू, ऑपरेशंस रन विथ टाइट कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, टाइट कॉस्ट कंट्रोल, डेवलपमेंट फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, विच ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इज इलस्ट्रेटेड हियर, ठीक है। तो क्लियर आंसर है सर, कॉस्ट 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 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, कॉस्ट लीडरशिप। आपको कम कॉस्ट पे बनाना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, ताकि आप कॉस्ट लीडरशिप हासिल कर पाओ, ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा ये भी हट के क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ बॉक्स आ गए, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको, बैकग्राउंड लगेगा इसमें। एक होता है लॉजिस्टिक्स और एक होता है सप्लाई चेन, ठीक है। तो आप पढ़ोगे, नेट पे भी आप पढ़ सकते हो। सप्लाई चेन वाइड कंसेप्ट है, सप्लाई चेन में ए टू जेड सब आता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स, कस्टमर, ये वो सब, आफ्टर सेल सर्विस सब आता है। सप्लाई चेन पूरा है, टोटल ए से लेके जेड तक। उसमें एक एलिमेंट आता है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो
लॉजिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, मतलब लॉजिस्टिक्स नैरो कंसेप्ट है और सप्लाई चेन वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां लिखा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ नैरो कंसेप्ट देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, उल्टा दिया है, ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर है रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। लॉजिस्टिक्स का मेन एम क्या है कि कम से कम गुड्स अपने हाथ में पड़े होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा गुड्स अपने हाथ में पड़े रहेंगे तो वो खराब हो सकते हैं, उसमें अपना पैसा लगा हुआ है, इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका लगता है, उसमें चोरी हो सकती है, उसमें फिर उसको मेंटेन करने का कैरी करने का खर्चा आपको लगता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ये सब आपने कैरिंग कॉस्ट पढ़ा ही है। तो लॉजिस्टिक्स को हम इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि अपने पास कम से कम पड़ा रहे, डायरेक्ट आए और डायरेक्ट जाए, हम उसको मैच करते रहते हैं, कम से कम टाइम में कम से कम इन्वेंट्री अपन को होल्ड करनी पड़े, तो ये यस वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये एक सही आंसर है। फिर है 4 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन कौन से करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करने। फिर है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ये भी आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी थोड़ा अलग है कि हमारा जो सप्लाई चेन होता है उसमें क्या होता है भाई, रॉ मटेरियल वाला है सप्लायर, फिर हम हैं फिनिश गुड्स बनाने वाले, और फिर है कस्टमर रिटेल। तो गुड्स ऐसे आते हैं फिर यहां से यहां जाते हैं, ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा ये है आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अपन कौन है यहाँ पे, अपन ये वाले हैं, ये ध्यान देना, अपन फिनिश गुड्स वाले, तो गुड्स अपने लिए आ रहे हैं तो इसको कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स या इनबाउंड, जो भी कहो, लॉजिस्टिक्स के पार्ट्स हैं अपस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और फिनिश गुड्स अगर अपने फैक्ट्री से जाके कस्टमर तक जा रहे हैं तो ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, और इसी को डाउन स्ट्रीम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप ये डायग्राम पहले बना लो, डायग्राम बना लो, पॉज करके डायग्राम बना लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, आउटबाउंड अपस्ट्रीम, आउटबाउंड अपस्ट्रीम, आउटबाउंड एक्चुअली क्या है, डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। और फिर है लॉजिस्टिक नेटवर्क, पूरा जो आपका लॉजिस्टिकल नेटवर्क है इसमें क्या क्या आता है, इसमें सब कुछ आता है, आपका फैक्ट्री, आपका वेयर हाउस, आपका सेटअप, आपके सारे एसेट्स जो भी लॉजिस्टिक्स के लिए यूज होते हैं वो सब आएंगे, तो ये सही स्टेटमेंट है। लॉजिस्टिकल नेटवर्क इंक्लूड्स वेरियस फैसिलिटीज लाइक प्लांट, वेयर हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, सारे के सारा आता है, ठीक है। तो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 2 एंड 4, 2 एंड 4, 2 एंड 4 करेक्ट हैं और 1 और 3 इनकरेक्ट हैं, ठीक है। जितना बैकग्राउंड बता सकता था मैंने बता दिया है, ठीक है, आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई, ये भी काफी इजी है। एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट, बोलो कॉर्पोरेट मैनेजर कहां काम करता है भैया, टॉप लेवल, कॉर्पोरेट, बराबर, टॉप लेवल में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट आता है, तो ये टॉप लेवल पे काम करता है। ये भी सबसे इजी, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। द डैश आंसर्स द क्वेश्चन वेयर डू वी एम टू बी, एंड वेयर एज डैश आंसर्स द क्वेश्चन वेयर व्हाट वी डू एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, ठीक है। तो कहां हमको जाना है वो है आपका विजन स्टेटमेंट, और हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, वो बताता है आपका मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो बहुत ही टिपिकल, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्लियर है। आगे, द फंडामेंटल पर्पस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब बाय इट्स मिशन स्टेटमेंट। बोलो अभी हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम कर क्या रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम क्यों हैं, बरोबर, ये सब कौन बताता है, मिशन स्टेटमेंट। और फ्यूचर के बारे में कौन बताता है, विजन स्टेटमेंट, क्लियर है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। विच स्ट्रैटेजीज अबाउट हाउ टू compete सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर मार्केट, बोलो पर्टिकुलर मार्केट में कैसे compete करना है वो कौन बताएगा, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, आ रहा है ख्याल में, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल तो ओवरऑल होती है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होती ही नहीं है, वो ओवरऑल बिजनेस के लिए होती है, बरोबर। अलायंस बेस्ड कुछ होता नहीं है, ऑपरेशनल लेवल होता है पर वो फंक्शनल लेवल पे होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर मार्केट में कैसे कॉम्पीट करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, तो ये सब बिजनेस स्ट्रैटेजी में आता है। फिर है क्वेश्चन 20,
व्हाट इज द की बेनिफिट, ध्यान दो, की बेनिफिट ऑफ आइडेंटिफाइंग एसबीयू, एसबीयू आइडेंटिफाई करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, बोलो। तो अब ए और बी में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ए और बी में कंफ्यूजन होगा, बट आपका आंसर ए होगा, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। एसबीयू मैंने बताया ना, एसबीयू से सबसे बड़ा काम हम क्या करते हैं, उसके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि उसका एनवायरमेंट अलग है, उनके रिसोर्सेस अलग है, वो इंडिपेंडेंट है, अलग है, बराबर, इसलिए हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब क्योंकि हम स्ट्रैटेजी अलग बनाते हैं, इस वजह से बहुत सारे और फायदे होते हैं, जैसे सेकंड वाला है, फाइनेंशियल कंट्रोल इजी होता है। अरे वो सेकेंडरी है, अगर हम सेपरेट बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाए ही नहीं तो बेटर कंट्रोल कैसे आएगा, आ रहा है समझ में, वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो एक बाय प्रोडक्ट है, फायदा है, बट मेन चीज क्या होती है एसबीयू करने के लिए, कि हम उसके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो ए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, मैं नहीं कह रहा कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता, पर ए बेटर आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द incorrect statement regarding business strategy or corporate strategy. Business strategy can be viewed as a strategy designed by business managers to improvise the overall performance of the firm. Corporate strategy is the one expressed in the mission statement. ये सही है, ये भी नोट कर लो कि corporate strategy mission statement में आती है. Whereas which describes the business type and ultimate goal of the organization. ये भी ठीक है. Nature of business strategy is executive and governing, whereas corporate strategy is deterministic and legislative. ये भी सही लग रहा है. यस यस यस, याद आ गया मेरे को भी, बिजनेस स्ट्रेटजी एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिटर्मिनिस्टिक एंड लेक्चर, यस सही है। और फिर है बिजनेस स्ट्रेटजी इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ठीक है, उल्टा लिखा है, बिजनेस स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म नहीं होती है, बिजनेस स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म होती है, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है। डिस्टिंग्विश का वो टेबल आपने पढ़ा ही होगा। चलिए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में 3 डब्ल्यूज होते हैं और उसमें कौन सा नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सेप्ट कौन सा डब्ल्यू मार्केटिंग में नहीं होता, तो उसमें रहता है कब, कैसे, कहां। कब, कैसे, कहां, कब मतलब व्हेन टू compete, कहां मतलब विच मार्केट टू compete, और कैसे मतलब बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो क्या क्या है, विच मार्केट, ठीक है, विच मार्केट कहां, फिर ये देखो ये ऑड मैन आउट है, वेयर टू बार्गेन फॉर परचेस, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर है व्हाट इज द बेसिस यानी कैसे, और फिर है कहां, व्हेन टू compete, ठीक है, कहां compete करना है, कैसे compete करना है, कौन से मार्केट में करना है, कब कहां कैसे, कब कहां कैसे, तो वेयर टू बार्गेन फॉर परचेस ऐसा कोई डब्ल्यू है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी अंडर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज, ठीक है, ये आपने एक चार्ट पढ़ा होगा, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का एक चार्ट पढ़ा होगा, उसमें आई थिंक एक है बिजनेस स्ट्रेटजीज, एक है कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज और एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसा कुछ है। तो बिजनेस स्ट्रेटजीज में आपने पढ़ा होगा मार्केट सेगमेंटेशन, प्राइस कॉस्ट लीडरशिप, या ऐसे कुछ, तो 2-3 आपने 3 स्ट्रेटजीज पढ़े होंगे। फिर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज में आपने पढ़ा होगा प्राइस, प्राइस पता नहीं यार, उसमें 6-7 पॉइंट्स आते हैं, बरोबर, और फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आई थिंक 2 पॉइंट्स आते हैं, तो वो पूरा जो चार्ट है ना उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज में कौन सा नहीं आता है, आपको ये पूछा है, नहीं आता है, तो ये दिया है देखो, मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी ये आता है बिजनेस में, बिजनेस स्ट्रेटजी में आता है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी, प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटजी ये आपका कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज में ही आता है, कॉस्ट क्वालिटी डिलीवरी ऐसे 5-6 उसमें आता है, फिर उसमें वो भी आता है एनवायरमेंट फ्रेंडली वाले जो होते हैं, क्या मेरे को भी भूल गया मैं, ठीक है, वो भी आते हैं, तो ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स, वो अलग अलग स्ट्रेटजी उसमें आते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि ये बिजनेस स्ट्रेटजी वाले पार्ट में आता है, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज में नहीं आता। जब तक आप वो चार्ट नहीं देखोगे आपको नहीं समझेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चार्ट देखें, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, ठीक है, फॉल्स आपको आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रेफर्स टू मैनेजर्स पोटेंशियल टू आर्टिकुलेट द स्ट्रैटेजिक विजन, सही है। Strategic leaders generate organizational structure, assign resources, communicate vision. Strategic leaders have to work in a certain environment on various strategic issues. ये लाइन काफी बच्चों को समझेगी ही नहीं, मुझे ही एक्चुअली मैंने 3 बार पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि इसमें क्या गड़बड़ है, ठीक है, बताता हूं मैं। फिर है मेन पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी, ये तो एज इट इज मॉड्यूल में लाइन है, ठीक है, कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का बेसिक पर्पस क्या है, स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी। ये भी फिल इन द ब्लैंक आई थिंक आ चुका है या आ सकता है, आप याद करो, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी मेन एम होता है, तो ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन है ये। अब देखो स्टेटमेंट में आपको कुछ गड़बड़ लगेगी नहीं जब तक आप ये सर्टन वर्ड का मीनिंग नहीं समझोगे। सर्टन के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, यहां सर्टन का मतलब क्या है, वो वाला सर्टन अनसर्टन, सर्टन अनसर्टन, तो अपन जो स्ट्रैटेजिक लीडर है वो कौन से एनवायरमेंट में काम करता है, अनसर्टन एनवायरमेंट में काम करता है, बहुत ही रिस्की, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट में वो काम करता है। सर्टन मतलब जो प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है कि क्या होने वाला है, ऐसे एनवायरमेंट में वो काम नहीं करता है, ठीक है, तो यहां एक्चुअली क्या आना चाहिए, अनसर्टन, अनसर्टन एनवायरमेंट में वो काम करता है, सर्टन एनवायरमेंट में काम नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। द कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर शुड ट्राई टू बैलेंस डैश टू एंश्योर मिनिमाइज्ड रिस्क एंड मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट। बोलो फाइनेंस मैनेजर करता ही क्या है, फंडिंग, पैसा लेना देना, बरोबर, तो उसका उसके हिसाब से क्या आएगा, डेट और इक्विटी। आपको किसको बैलेंस करना है, डेट और इक्विटी, ताकि रिस्क भी मिनिमाइज हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो, ठीक है, बाकी सबका कोई लेना देना नहीं है, डेट इक्विटी को आपको बैलेंस करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर आप इसी को कहते हो। फिर है 26, द डिविडेंड डिक्लेरेशन इज ड्राइविंग फोर्स टू इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मोर एंड पॉजिटिव साइन ऑफ इक्विटी मार्केट। बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है, वो पूछा है कि डिविडेंड एक ड्राइविंग फोर्स होता है ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। यस आपने पढ़ा है, डिविडेंड डिसीजन में आपने पढ़ा हुआ है कि यस डिविडेंड से फर्क पड़ता है, डिविडेंड से वैल्यू में फर्क पड़ता है, ठीक है, तो ये सही है। अगर आप डिविडेंड बांटते रहोगे, स्टेबल रेगुलर डिविडेंड्स आप बांटते रहोगे, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। फिर है डैश इज वन ऑफ द इंप्लीमेंटिंग एचआर स्ट्रेटजी। एचआर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने में क्या क्या होता है, तो उसमें रहता है कि आप करंट एचआर का स्ट्रक्चर आप समझो, करंट देखो क्या है आपके पास रिसोर्सेस, फिर एचआर रिक्वायरमेंट्स निकालो, फिर एग्जिस्टिंग और रिक्वायरमेंट की गैप निकालो, और वो गैप कैसे भरोगे उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। आए ख्याल में, तो इसका आंसर आता है गैप एनालिसिस, थर्ड स्टेप आता है गैप एनालिसिस, ठीक है, बाकी तीनों अजीबो गरीब क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड ही नहीं है। इकोनॉमिकल एचआर बजट, आइडेंटिफाइंग एचआर वीकनेसेस, आउटकम ऑफ एचआर डिप्लॉयड, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है, 4 ही स्टेप्स हैं, थर्ड स्टेप आता है गैप एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। The UN Company Limited took a policy decision that company's product will be converted into eco-friendly product. याद आ रहा है, जो अब भी ऊपर बताया, कॉम्पिटेटिव प्रायोरिटीज में एक ये भी आता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, एंड दिस मूव इज नोन एज, बोलो अब भी बताया मैंने, कॉम्पिटेटिव प्रायोरिटीज ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। तो ये उसी टेबल उसी चार्ट पे क्वेश्चन है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कौन सी कैटेगरी में आता है, कॉम्पिटेटिव प्रायोरिटीज ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। क्लियर है। फिर है लॉजिस्टिक इज टू इज डैश, डैश यहां पे आएगी इसके बाद, लॉजिस्टिक्स इज डैश टू टेक्टिकल डिसीजंस अबाउट ट्रांसपोर्टिंग एंड वेयर हाउसिंग। ये भी एज इट इज लाइन मॉड्यूल में आपके है कि इट इज नॉट कन्फाइंड, मतलब उसका स्कोप डिस्क्राइब करने के लिए लाइन थी कि लॉजिस्टिक का मतलब सिर्फ छोटे छोटे डिसीजन लेना ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस के, वो नहीं होता, लॉजिस्टिक्स का स्कोप आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लॉन्ग टर्म बड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, एसेट्स और आपको पूरा सेटअप भी बनाना पड़ता है, जिसको वेयर हाउस और मतलब फैसिलिटीज आपको क्रिएट करनी होती है, तो उसमें बड़े डिसीजंस भी होते हैं, सिर्फ टैक्टिकल छोटे मोटे छोटे मोटे डे टू डे डिसीजंस नहीं आते हैं, बड़े लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी लॉजिस्टिक्स के तहत आते हैं। चलिए ठीक है, तो ये लाइन है नॉट कन्फाइंड टू आएगा। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर विजन स्टेटमेंट। बोलो कौन सा करेक्ट नहीं है। It outlines where you want to be.
ठीक है, सही है, फ्यूचरिस्टिक है। इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर। इट लिस्ट्स वेयर यू सी योरसेल्फ सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये भी फ्यूचरिस्टिक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डू वी डू एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, तो आपको क्लिक होना चाहिए डी ऑप्शन, क्योंकि ये किसका स्टेटमेंट है, ये भैया मिशन स्टेटमेंट है, विजन का नहीं है, ये मिशन स्टेटमेंट का है। काफी इजी क्वेश्चन है। बढ़े आगे। अरे भाई ये तो चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा आखिरी क्वेश्चन ही है, बच गए। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैक्रो एक्सटर्नल, मैक्रो एक्सटर्नल का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें? पहला है सप्लायर, कस्टमर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक। यही एक्चुअली है, क्योंकि ये माइक्रो एलिमेंट है, ये माइक्रो है, बाकी देखो सब मैक्रो है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल मैक्रो है, डेमोग्राफिक, नेचुरल और इकोलॉजिकल मैक्रो है, ग्लोबल, सोशो कल्चरल मैक्रो है, ठीक है। बाकी तीनों मैक्रो है, सिर्फ यही है जो माइक्रो एक्सटर्नल है, ठीक है, ये माइक्रो एलिमेंट में आता है। तो ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 13। 31 क्वेश्चंस इसमें 4 अटेम्प्ट में आ चुके हैं सर। एवरेज आप निकाल सकते हो, एवरेज आप निकाल सकते हो, ठीक है। 8 4 32, मतलब ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, मैंने आपको बता दिए, तो उसका ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते, न मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है। और जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ें। आ जाओ भैया, चैप्टर 14, चैप्टर 14, चैप्टर 14, चैप्टर 14। पानी वानी पी लो भाई, मैं भी पी लेता हूं। चलिए भाई बढ़े आगे। लेट्स प्रोसीड। चैप्टर 14 थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, बट क्या करूं, एक चैप्टर आधे घंटे में ही हो रहा है। कम से कम 1 घंटे का तो वीडियो बनाना पड़ेगा ना भाई। 1.5 घंटे का नहीं बना रहा हूं, बट 1 घंटा तो मिनिमम है, 45 मिनट्स टू 1 आवर मिनिमम है। तो आई थिंक 2-2 चैप्टर आराम से हो जाएंगे और उतना हैंडल कर लोगे आप। उससे ज़्यादा करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, बरोबर। तो 2 चैप्टर इसलिए मैं करवा रहा हूं। आज हम 14th अभी चैप्टर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 चैप्टर कर लेंगे, तो अपना पूरा ये सीरीज नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैं पहले पूरा आपको बता देता हूं। इसके 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में एक साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको इजी लगे और आप अप्लाई कर पाओ। बोलो, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में क्या था भैया? एक है मार्केट शेयर और एक है ग्रोथ रेट, और उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है। बोलो, ग्रोथ में क्या था? एक था, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, हाई हाई, लो लो, ये इजी होते हैं इसलिए ले रहा हूं, हाई लो और लो हाई, ठीक है। रैंडम मैं बना रहा हूं ताकि आप गेस कर पाओ। बोलो, हाई हाई का मतलब क्या है? कौन सी स्टेज में अपन होते हैं? अपन कौन होते हैं इसमें? स्टार, ठीक है। फिर लो लो अपन होते हैं डॉग, डाइवेस्ट। फिर है शेयर ज्यादा है, ग्रोथ कम है, कैश काउ। फिर आपका शेयर कम है, ग्रोथ ज्यादा है, तो क्वेश्चन मार्क। आ रहा है ख्याल में? तो ये बस आपको ख्याल में होना चाहिए। अब बोलो, लो शेयर हाई ग्रोथ, ग्रोथ बहुत ज्यादा है पर आपका शेयर बहुत कम है, मतलब आप क्वेश्चन मार्क हो, आप क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है। लो शेयर हाई ग्रोथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस पे ये क्वेश्चन था, इस पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब इसी से कनेक्टेड मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। 28 एंड 29, आ जाओ, पन्ने पलटाओ धपाधप। 28 एंड 29, आ जाओ। एन ऑर्गेनाइजेशन that has high market share
पोजीशन एंड कॉम्पीट्स इन अ लो ग्रोथ इंडस्ट्री। बोलो हाई शेयर लो ग्रोथ, हाई शेयर लो ग्रोथ कैश काउ, हाई शेयर लो ग्रोथ, हाई शेयर लो ग्रोथ कैश काउ। ठीक है, क्लियर है, इजी है एकदम। आगे फिर है स्ट्रैटेजी, आपको बस आइडेंटिफाई करनी है, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट। ये कौन सी स्ट्रैटेजी में आता है, सिर्फ आपको इतना आइडेंटिफाई करना है, तो वो आएगा आपका बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स में आप ये सब पढ़ते हो। बढ़े आगे, चलिए, तो ये हो गया पूरा आपका बीसीजी। और भी एक दो क्वेश्चन है पर थोड़े अलग है। ठीक है, चलिए, तो आप बना लो, जिसको बनाना है भैया बना लो, जिसको बनाना है बना लो, नोट कर लो, याद होते जाएगा। ठीक है, जितना आप लिखोगे बनाओगे ध्यान दोगे उतना आपको अच्छे से याद होगा, और ये ऐसे टेबल्स आपको एग्जाम में याद आते हैं। बढ़े आगे, चलिए वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, एंस ऑफ मैट्रिक्स इज यूजफुल फॉर। बोलो एंस ऑफ जो है ग्रोथ मैट्रिक्स जो होता है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स इज यूजफुल फॉर नंबर 1 ज्वाइनिंग अ बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी विथ जनरल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एस्टैब्लिशिंग एन एडिटोरियल कैलेंडर टू स्टाफ टू फॉलो, जो जो एकदम ऑर्डर ना कट करते जाओ, अंडरस्टैंडिंग बायर पर्सन्स एंड बायर बिहेवियर, हायरिंग न्यू स्टाफ एंड ट्रेनिंग देम ऑन मार्केटिंग टैक्टिक्स। बोलो, डी भी एक्चुअली कोई काम का नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका आएगा। ये भी थोड़ा अजीब है, ज्वाइनिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विद जनरल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, ऑड क्वेश्चन है, थोड़ा ऑड क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्टली एंसॉफ के बारे में ये कुछ है ही नहीं, जो आपकी किताबों में दिया है वो उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है, ऑड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी आ गया, देखो बीसीजी वाला ही है। व्हाट डज कैश काउ सिंबलाइज इन बीसीजी। बोलो कैश काउ का मतलब क्या है। पहला है वोलेटिलिटी, नहीं वोलेटिलिटी तो क्वेश्चन मार्क में होती है। अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट वो होता है डॉग में। प्रॉफिटेबिलिटी बराबर हो सकता है, और एक है कैश ड्रेन, कैश ड्रेन भी हो ही नहीं सकता, कैश काउ में कैश ड्रेन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, कि कमा लो जितना कमाना है, क्योंकि आप आपका ग्रोथ नहीं है पर आपका मार्केट शेयर ज्यादा है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कैश काउ सिंबलाइजेस प्रॉफिटेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, फिर है व्हाट आर फोकस स्ट्रैटेजी। ठीक है, आप पढ़ोगे फोकस स्ट्रैटेजी, इसमें जेनरिक स्ट्रैटेजीज में आप पढ़ोगे। When a company focuses on supplying differential products which appeal to different market segment, different मतलब ये फोकस कैसे हो सकता है, ठीक है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। Where a company chooses to concentrate, ठीक है, ये देखो ये फोकस वाला पॉइंट है, concentrate on only one market segment or a limited range of segments, तो ये हो सकता है। Where a company focuses on achieving lower cost than its rivals so as to compete across a broad range of market segments, तो ये तो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, ये फोकस स्ट्रेटजी नहीं, ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है। When a company products market research through focus groups and determine how their strategy should be shaped, तो फोकस ग्रुप्स का मतलब फोकस नहीं होता भाई। ठीक है, तो आप एक या लिमिटेड रेंज पे फोकस करते हो, तो वो होता है फोकस स्ट्रेटजी। फिर है बीसीजी इज बेस्ड ऑन। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि जितने भी आपके स्ट्रेटजीज आते हैं उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं, 2 या 3 या जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बीसीजी में काय पे बेस्ड है वो आपको दिया हुआ है, तो बीसीजी इज बेस्ड ऑन, बोलो ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ठीक है, ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच इज द टर्म यूज्ड इन एनसॉफ्स मैट्रिक फॉर इंक्रीजिंग, ध्यान दो ये भी आपको पता होगा, इसका भी टेबल बना लो। बोलो ग्रोथ का जो है एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स क्या बोलता है, एक है प्रोडक्ट और एक है मार्केट। बोलो एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू, बोलो। अच्छा इसमें मैं वैसा बना लेता हूं,
बोलो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, तो इसको क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट। जो भी न्यू है मतलब वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट थोड़ी होगा, प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग है। मार्केट नया है तो आप किसको डेवलप कर रहे हो? मार्केट को, तो मार्केट डेवलपमेंट। सिमिलरली प्रोडक्ट न्यू है और मार्केट एग्जिस्टिंग है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और फिर दोनों न्यू है तो डाइवर्सिफिकेशन। आए ख्याल में? तो ये आपको पता ही होगा। चलो, तो ये है विच इज द टर्म यूज्ड इन एंस ऑफ मैट्रिक्स फॉर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, बोलो क्या आएगा? मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, एक और इस पे सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, आ जाओ। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, पन्ने पलटाओ, आ जाओ। What is the term used in ends of matrix for increasing market share with existing products in new market? New market, existing product, new market, तो ये क्या आएगा? मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, तो चार पॉसिबिलिटीज हैं, दो आ चुकी हैं। कौन सी आ चुकी हैं? ठीक है, ये दोनों आ चुकी हैं, अब ये दो आ सकती हैं। ठीक है, वर्डिंग्स बदल के आ सकती हैं, तो आप समझदार हो, समझ जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये दो सिमिलर क्वेश्चंस थे, आ जाओ वापस। क्वेश्चन 7, अब ये जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये भी देखो आया है। सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अलाउज द कंपनी, नंबर 1, टू गेन बायर लॉयल्टी टू इट्स ब्रांड, चार्ज टू हाई अ प्रीमियम प्राइस, डिपेंड्स ओनली ऑन इंट्रिंसिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, हैव प्रोडक्ट क्वालिटी दैट एक्सीड्स बायर नीड्स। ठीक है, तो दो से तीन क्वेश्चंस, दो से तीन ऑप्शंस आपको सही लग सकते हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल। ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करते जाना है कि सी तो देखो कोई लेना देना नहीं है, डी भी मेरे ख्याल से नहीं है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड नहीं है, वो जनरल है, आप उसको डिफरेंशिएशन से जोड़ नहीं पाओगे। फिर है ए और बी में से मैं भी कंफ्यूज हूं। ठीक है, बट ऑप्शन एक ही चूज करना है। तो बस ये जो वर्ड्स है ना, टू हाई, ये वर्ड्स एक्चुअली आपके बुक में नहीं है। मतलब प्रीमियम प्राइस चार्ज करना है, पर टू हाई अ प्रीमियम प्राइस ऐसा चार्ज नहीं कर सकते। प्रीमियम प्राइस सिर्फ लिखा होता तो वो भी ऑप्शन आ सकता था, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या ऐड किए गए थे? टू हाई, इसके वजह से ये अप्रोप्रिएट नहीं है, और ये आपका क्लियर आंसर है। गेन बायर्स लॉयल्टी टू इट्स ब्रांड, ब्रांड लॉयल्टी आपको मिलती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा। ए मतलब बेटर ऑप्शन है, आपको बेटर ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, यही एमसीक्यू पेपर का चैलेंज है। लोगों को लगता है एमसीक्यू इजी है, बेवकूफ होते हैं, निहायत ही बेवकूफ लोग होते हैं जिनको लगता है एमसीक्यू पेपर इजी होता है। ठीक है, तो क्या आप भी बेवकूफ हो? ठीक है, कमेंट करें। तो बिल्कुल एमसीक्यू को इजी मत समझना। ठीक है, काफी बच्चे मैं देखता हूँ लाइटली लेते हैं एमसीक्यू, तो टिक ही तो करना है, इसीलिए बच्चे 40 के नीचे भी काफी जाते हैं। ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है। चलो, फिर है ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, नामो निशान नहीं है आपके मॉड्यूल में, तो कुछ मैं समझा नहीं पाऊंगा। डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू 9 सेल जीई मैट्रिक्स। ठीक है, 9 सेल जीई मैट्रिक्स जैसा ही पूरा उसका स्ट्रक्चर है, और इसीलिए वो क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। फिर है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डू मोस्ट स्मॉल बिजनेस फॉलो। ठीक है, स्मॉल बिजनेस क्या फॉलो करते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि फंक्शंस देखो हर बिजनेस में होते हैं, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हर टाइप का बिजनेस करता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है जो सारे स्मॉल बिजनेस फॉलो करते हैं। ठीक है, आर ग्लास करके कुछ होता नहीं है। डिविजनल और मैट्रिक्स थोड़े से लार्ज या मल्टी प्रोडक्ट मल्टी वाले बिजनेस के लिए होता है, तो स्मॉल वाले के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है स्वट एनालिसिस पे पूछा हुआ है, विच सेक्शन ऑफ स्वट मैट्रिक्स इन्वॉल्व्स मैचिंग इंटरनल स्ट्रेंथ टू एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। इस टाइप के क्वेश्चन में ही आंसर होता है। बोलो, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटी कौन सा सेल होगा? एस ओ। यस सर, ये मजाक की गई है आपके साथ, ये प्रैंक था, देखो वहां कैमरा लगा हुआ है।
ठीक है, ऐसा ही है ये। और एक दो प्रैंक हुए हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। 27 सिमिलर आया है और उसमें वही ऊपर एक्चुअली गलत है, स्वट लिखा है, वहां TOWS आना चाहिए। स्वट एनालिसिस में ऐसा होता ही नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज किसके बेस पे है? TOWS, ठीक है, टोज एनालिसिस जो भी आप कहो। स्ट्रैटेजीज दैट मिनिमाइजेस वीकनेसेस एंड अवॉइड थ्रेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय विच सेल ऑफ टोज एनालिसिस? टोज मैट्रिक्स बोलो। WT, वीकनेस और थ्रेट्स लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये मजाक था, ये मजाक किया गया है आपके साथ। फिर है क्वेश्चन 40, एक और बार मजाक किया गया है। देव कंपनी लिमिटेड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम नाउ अंडर अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक प्लान एनालिसिस एंड वन ऑफ द प्लान्स यूजिंग द टर्म्स SOWT, ये कौन से इसमें है? तो आपको सिलेक्ट करना है। TOWS, टोज एनालिसिस का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट पे क्वेश्चंस आए हैं और काफी इजी, काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। पन्ने थोड़े इधर उधर पलटाने पड़ेंगे भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो एक साथ बताना आसान होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। द एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी हाई। आपको ये इंडस्ट्री की स्टेज आइडेंटिफाई करनी है, स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान होता है, कंपटीशन की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज लो इन डैश स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल? इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का स्टेज आपको पहचानना है, बोलो। कंपटीशन कम है, ग्रोथ रेट भी कम है, प्रोडक्ट डिजाइन पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, आई होप सो, यस, इंट्रोडक्शन स्टेज पे ये होता है, ठीक है। कि कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं इंट्रोडक्शन में, मतलब आप सबसे पहले गए होते हैं और कोई प्लेयर ही नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता। और इंट्रोडक्शन है मतलब मार्केट अभी तक एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ, तो ग्रोथ रेट भी बहुत कम ही होता है, उसका फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क ही होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट डिजाइन पे आप ज्यादा ध्यान देते हो क्योंकि वो इनोवेशन करना है आपको। इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इनोवेशन, आप कोई नई चीज लाते हो, तो प्रोडक्ट डिजाइन पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के सारे फीचर्स हैं। फिर है द मोस्ट प्रोबेबल टाइम टू परस्यू अ हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी, बोलो। BCG पे ही है पर थोड़ा अलग है क्वेश्चन। हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी कब होती है? डॉग, डॉग मतलब वो तो फीचर है। डिक्लाइन, डिक्लाइन इन मार्केट लाइफ साइकिल, डिक्लाइन स्टेज पे हार्वेस्ट स्ट्रेटजी ज्यादा चलती है, ठीक है। बाकी का देखो कोई लेना देना ही नहीं है। हाई ग्रोथ में मैं हार्वेस्ट क्यों करूंगा? हाई में तो मैं बिल्ड करूंगा। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई लेना देना नहीं है, M&A कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो डिक्लाइन स्टेज पे आप हार्वेस्ट कर लेते हो, डॉग जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब ये भी एक दो क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स हैं, ठीक है, बट फिर भी ठीक है, मतलब मैनेजेबल है मेरे ख्याल से। बोलो, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि भाई आप जो आपकी सप्लाई चेन है उसमें अगर आप ऊपर नीचे जा रहे हो, बराबर, तो वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। कि रॉ मटेरियल वाला फिनिश गुड्स भी बना रहा है तो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, फिनिश गुड्स वाला रॉ मटेरियल भी बना रहा है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो सप्लाई चेन में कहीं भी आप ऊपर नीचे जा रहे हो, बराबर, तो वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। अपवर्ड या जो भी आप कहो, फ्रंट और बैक, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और वो सब वर्टिकल इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है। बोलो, तो कब बेनिफिशियल होगा ये पूछा है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मे बी बेनिफिशियल व्हेन नंबर 1 लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स एंड इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन आर वाइटल एंड अचीवेबल। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी इज रिड्यूस्ड प्रोवाइडिंग मोर स्टेशनरी पोजीशन इन द कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, वेरियस सेग्रीगेटेड स्पेशलाइजेशन विल बी कंबाइंड, मिनिमम एफिशिएंट स्केल्स ऑफ टू कॉर्पोरेशंस आर डिफरेंट। तो देखो क्लियर क्लियर आंसर ए है कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, चीज़ें बनाना कम कॉस्ट में बना सकते हो। मैंने कॉस्टिंग में मतलब अकाउंट्स में भी बताया होगा आपको, मेक और बाय डिसीजन करके अपन ने पढ़ा हुआ है। तो मेक और बाय में अपन ने पढ़ा था कि अगर मैं फिनिश गुड्स बनाता हूं और मैं ही रॉ मटेरियल भी बनाऊंगा तो मैं कम में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज कॉमन है, मेरी मशीनरी कॉमन है, मेरे लेबर कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। तो वो कॉस्ट मुझे डबल से नहीं लगेगी, मैं वेरिएबल कॉस्ट पे उसको बना लूंगा। तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, मतलब जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो काफी कम लगेगा, ठीक है। और लिखा हुआ है
कि कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है और वो अचीवेबल है। तो ठीक है, तो ए ऑप्शन क्लियर कट आपका आंसर है। फिर है एक और बढ़िया टर्म है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब होता है कि आप न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट अनरिलेटेड जगह पे डाइवर्सिफाई कर रहे हो, उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो अनरिलेटेड वाले को कहा जाता है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। फिर व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल गेन्स, बराबर, सिनर्जिक इफेक्ट जो क्रिएट होता है उसको कहते हैं मर्जर। मर्जर से हम 2 और 2 5 करने की कोशिश करते हैं, एसेट्स और रिसोर्सेस को कंबाइन करते हैं और हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज सिनर्जिक इफेक्ट मिलेगा, ऐसा अपन मानते हैं, तो उसको कहते हैं मर्जर। फिर ये भी बहुत इजी है, बोलो TOWS पे है, टोज एनालिसिस। तो टोज में बोलो क्या क्या होता है। टोज में क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो उसमें आपका मैक्स मैक्स, बराबर, मैक्स मैक्स, मैक्स मैक्स होता है आई थिंक एग्रेसिव। फिर है मिन मिन वो होता है डिफेंसिव। फिर होता है मैक्स मिन कि इंटरनल स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करो और थ्रेट्स को मिनिमाइज करो, तो ये आई थिंक होता है कंजर्वेटिव। और मिन मैक्स मतलब वीकनेस को मिनिमाइज करो और अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करो, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ये टेबल पे भी काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये टेबल पे भी काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ्स, मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी, तो ये SO वाला है, SO। फिर है मिनिमाइज वीकनेसेस, मिनिमाइज थ्रेट्स, तो ये है WT सेल। फिर है मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द वीकनेसेस, तो ये है SW। और फिर है मिनिमाइज द वीकनेसेस टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज, तो ये है WO। तो ये ऐसा पूरा टेबल है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चंस इसी टेबल के बेस पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी स्ट्रैटेजी फॉलोड इन टोज अप्रोच। टोज में कौन सी अप्रोच होती है वो आपको पूछा गया है। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, अटैक स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। बोलो, अभी मैंने चारों स्ट्रैटेजी के नाम बताए, तो एक ही स्ट्रैटेजी है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो मिन मिन में होती है, मिन मिन, मिन मिन WT सेल। ठीक है, आसान है, देखो बाकी सारे नाम ही नहीं, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, अटैक स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी, ये सब TOWS में आते ही नहीं है। फिर है, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जनरिक स्ट्रैटेजीज आप पढ़ते हो, उसमें पोर्टर और क्या आता है, ग्लुइक एंड जॉर्ज। ठीक है, ऐसे दो जनरिक स्ट्रैटेजीज आप पढ़ते हो। ठीक है, तो पोर्टर में जनरिक स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है बस वो आइडेंटिफाई करनी है। तो वो है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ठीक है, पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये 3 पोर्टर की जनरिक स्ट्रैटेजीज हैं। और ग्लुइक एंड जॉर्ज की आई थिंक वो है स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, ऐसे कुछ 4 स्ट्रैटेजीज हैं उसकी। ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आ रही, तो वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये पोर्टर की है। आगे बढ़ते हैं। डैश प्रोसेसेस commences at corporate level, dash processes commences at corporate level, here the organization sets out its overall mission, purpose and values। बोलो कौन से प्रोसेस में, पहला है रिसर्चिंग, सेकंड है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, थर्ड है कंट्रोलिंग एंड फोर्थ है मैनेजिंग। क्लियर आंसर है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कॉर्पोरेट लेवल पे स्टार्ट होती है और ओवरऑल मिशन, पर्पस, वैल्यूज उसमें आती हैं। तो ये थोड़ा इजी है, बाकी क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19। 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आपको बताना है कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। स्टार ऑपरेट इन लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज, मेंटेन हाई मार्केट शेयर। बोलो स्टार क्या था, हाई हाई, हाई शेयर, हाई ग्रोथ, स्टार यहां लिखा है लो, तो ये इनकरेक्ट है। फिर है डॉग्स हैव वीक मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ मार्केट, तो ये भी गलत है।
डॉग में क्या था, वीक वीक या लो लो जो भी कहो, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, काफी आसान है आइडेंटिफाई करना, चार्ट हम इसलिए बना चुके हैं। चलिए, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रैटेजी ऑफ टीओडब्ल्यूएस। ठीक है, फिर से आया है उसी टेबल पे ये आया हुआ है। ठीक है, पहले कौन सा आया था, डिफेंसिव पे आया था। ठीक है, अब देखो किस पे आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रैटेजी ऑफ टीओडब्ल्यूएस। पहला है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। बोलो, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, ये डाल दिए हैं, तो क्लियर कट क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं, द टू इंटरनल एलिमेंट्स। बोलो, बहुत इजी, सबसे मतलब बचपन का क्वेश्चन। इंटरनल एलिमेंट्स कौन से हैं, बोलो। इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे दो एलिमेंट्स होते हैं स्वट में। इंटरनल क्या होता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, और एक्सटर्नल में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ठीक है, तो बहुत ही मजाकिया क्वेश्चन कर दिया है, तो सिर्फ बहुत ही मजाकिया हो यार, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, इसी में अब मैं एक्सटर्नल वर्ड डाल दूं तो एक और मजाक हो जाएगी। बोलो, तब क्या आएगा, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इन स्वट एनालिसिस सिचुएशंस इन विच फर्म कुड कन्वर्ट। अब ये भी थोड़ा हटके है, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस, कि इसमें दो चीजें आती है। एक और है, मैंने भी इंटरनेट पे पढ़ा है ये, एक और इसमें आई थिंक आता है, हाँ इसमें आता है मैचिंग, मैचिंग स्ट्रैटेजी। दो होती है, मतलब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप देखो, लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। सिचुएशन इन विच फर्म कुड कन्वर्ट वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जन स्ट्रैटेजी। कि अगर आप वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, आप थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो दिस इज द कन्वर्जन स्ट्रैटेजी। आप सिचुएशंस को बदलने की स्ट्रैटेजी रख रहे हो, आप किसी को मतलब टैकल नहीं कर रहे हो, किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, आप दोनों को कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्जन स्ट्रैटेजी। ठीक है, कन्वर्ट वर्ड है ही, कन्वर्ट, कन्वर्जन, तो ये इजी था। एक और होता है मैचिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आप क्या करते हो, जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं, उसको आप मैच करते हो अपॉर्चुनिटी से, कि मेरे स्ट्रेंथ से मैं कौन से अपॉर्चुनिटीज को टैप करता हूं। मैं कुछ कन्वर्ट नहीं करना चाहता, बस मेरे जो स्ट्रेंथ्स हैं उससे मेरे दायरे में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज टैप कर सकता हूं वो मैं निकालता हूं, तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी होगा, मैचिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, लिख लो, आ सकता है। बढ़े आगे, चलिए, विच कैन बी टर्म्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ पर्ट। बोलो, पर्ट का डिसएडवांटेज आपको पहचानना है। पहला है compels manager to plan their projects critically in considerable detail from the beginning to the end and analyze all the factors affecting the progress of the plan। तो ये तो एडवांटेज है। provides management a tool for forecasting, ये भी एडवांटेज है, मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। considerable amount of data may be presented in a precise manner, ये भी फायदा है। कॉस्ट में बी हायर देन द कन्वेंशनल मेथड, तो ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि डिसएडवांटेज है, कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, ये एडवांटेज कैसे हो सकता है भाई, कॉस्ट आर हायर देन द कन्वेंशनल मेथड्स, तो ये आपका डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, 24 हो गया है, 25 पे आ जाओ। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हल्का चेंज कर दिया है पर सेम है। पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज आर, पहला है लो प्राइस डिफरेंशिएशन फोकस, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। प्राइस लीडरशिप होता ही नहीं है, लो कॉस्ट भी नहीं होता। ठीक है, लो कॉस्ट लो प्राइस ये सब होता ही नहीं है, तो आपका आंसर है बी, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन फोकस। फोकस में भी आपने पढ़ा होगा, दो फोकस होते हैं, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस, तो थोड़ा एक्सटेंडेड दिए हुए हैं पर यही है। बढ़े आगे, बोलो सर, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। बोलो, डॉग स्ट्रैटेजी कब यूज होती है, डॉग डॉग डॉग, डाइवेस्ट। What strategy should be used for the products classified as dog in the BCG matrix? ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा, डॉग, सॉरी डाइवेस्ट, 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 डाइवेस्ट। क्वेश्चन 30, SWOT और TOWS एनालिसिस इज वेरी सिंपल।
yet valuable technique which aids in identifying opportunities and threats from an environment and analyzing its dash strength and weakness. अच्छा, दो डैश हैं, एक सेकेंड. अरे यार कहाँ डैश है, रुक जाओ. अपॉर्चुनिटीज के पहले है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ भी एक फिल इन द ब्लैंक है. आइडेंटिफाइंग डैश अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फ्रॉम एन एनवायरमेंट एंड एनालाइजिंग इट्स डैश इंटरनल एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. बोलो. तो स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होता है? इंटरनल. इंटरनल की जगह पे यहाँ पे वर्ड दिया है ओन. ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. और अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं. बोलो. तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. काफी आसान है. फिर है, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. इन द लॉन्ग रन व्हेन द ग्रोथ रेट स्लोज डाउन, व्हेन द ग्रोथ रेट स्लोज डाउन स्टार्स बिकम. बोलो. ग्रोथ रेट कम होगा तो स्टार क्या बन जाएगा? कैश काउ. याद आ रहा है? स्टार क्या बन जाएगा? कैश काउ. स्टार क्या बन जाएगा? कैश काउ. फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एनसॉफ मैट्रिक्स. ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि डाइवर्सिफिकेशन में 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दिए हैं. एक है रिलेटेड मार्केट्स में जाओ, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, लेकिन वो मार्केट रिलेटेड होना चाहिए. फिर है अनरिलेटेड में जाओ, लेकिन उसमें भी आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज से जाओ. और फिर है न्यू रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज से जाओ. ऐसे 3 ऑप्शन है. ठीक है, पहचानो. पहला है डाइवर्सिफिकेशन इनटू रिलेटेड मार्केट्स. कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन विद न्यू प्रोडक्ट, ऐसा कुछ था नहीं. डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. डाइवर्सिफिकेशन अनरिलेटेड यूजिंग न्यू रिसोर्सेज. ठीक है, तो ए सी डी ये तो तीनों था ही. बी ऑप्शन है जो है ही नहीं. ऐसा कुछ एनसॉफ मैट्रिक्स में नहीं दिया है. ऐसा कुछ एनसॉफ मैट्रिक्स में नहीं दिया है. बढ़े आगे. बोलो. अब ये आई थिंक इकलौता एक क्वेश्चन है जो एक शायद एक और आया होगा कहीं, आई डोंट नो, बट ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, आई थिंक सो. ठीक है, केस स्टडीज ऑनेस्टली कुछ मॉड्यूल में ऐड हुई हैं, पर मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी. ठीक है, मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी, और झूठ मैं बोलता नहीं हूँ. आपको बोल दूँ, बड़ी बड़ी फेंक दूँ, कोई फायदा नहीं. मैंने भी नहीं पढ़ी है अभी तक, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइमा फेसी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतनी सारी ऐड हुई है और आप नहीं कर पाओगे. मैं एक स्टूडेंट की क्षमता जानता हूँ, आए ख्याल में, मैं जानता हूँ आप कितना कर पाओगे. अब 100 में से कोई एक करेगा, उसके लिए मैं इतना कुछ करूँ, वो थोड़ा सा, समझ रहे हो, वो सोचने वाली पॉइंट है कि कितने लोग करेंगे. क्योंकि आप कहोगे नहीं मैं करूँगा, अरे पर 100 या 500 में से एक बच्चा करेगा, उसके लिए क्यों इतनी मेहनत करूँ मैं? वो तो फिर उसको करना ही है, तो सेल्फ स्टडी भी कर ही सकता है. क्या दिक्कत है? क्योंकि केस स्टडीज में कुछ खास एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता है, उसमें सब फैक्ट होता है कि ये बिजनेस था, इसने इसके बिजनेस में ये सिचुएशन थी, तो ऐसा किया वैसा किया. कुछ खास मुझे लगता है टीचर की बहुत ज़्यादा भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपने कंसेप्ट पढ़ाई हुआ है तो कंसेप्ट अप्लाई करके आप समझ सकते हो. ठीक है, और क्वेश्चन आया भी तो इतना ईजी आएगा, ध्यान दो. बहुत ज़्यादा कुछ अंदर का क्वेश्चन नहीं आया है. क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल, मर्सिडीज बेंज सी क्लास कुड सेल इट्स कार एट्स मोस्ट एक्सपेंसिव वन. ठीक है, मर्सिडीज अपनी मोस्ट एक्सपेंसिव कार बेच पाया. ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये मतलब आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है. समझ रहे हो? हेडिंग याद रखनी है कि कौन से कंसेप्ट में किसका एग्जाम्पल है. समझ रहे हो? ऐसा उन्होंने कोई तीर स्मार खान कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. आपको सिर्फ क्या पूछा है? कंसेप्ट में किसका एग्जाम्पल है. और ये चीजें याद करने वाली है कि कौन से कंसेप्ट में मर्सिडीज बेंज का एग्जाम्पल था. आए ख्याल में? तो आपको वो पहचानना है कि कौन सी जेनरिक स्ट्रेटजी में मर्सिडीज बेंज का एग्जाम्पल था, और उससे आपको याद करना है. तो वो आई थिंक है फोकस, नहीं रुक जाओ, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. ठीक है, मतलब उसने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन में ही आपको पता है कि प्रीमियम प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप में प्रीमियम प्राइस चार्ज नहीं होती. इवन फोकस स्ट्रेटजी में भी प्रीमियम प्राइस चार्ज नहीं होती. प्रीमियम प्राइस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में आता है. ये भी एक कंसेप्ट है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है. मोस्ट एक्सपेंसिव कार उन्होंने
डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अप्लाई करके वो कर पाए। आगे बढ़ते हैं, बोलो। इन पॉटर्स जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल अ फोकस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स, बोलो फोकस स्ट्रेटजी में क्या होता है? सेलिंग अ हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा उल्टा है। फोकस मतलब आप एक या दो पे फोकस करना चाहते हो, ये कह रहे हैं कि नहीं हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट में आप डील करोगे, बिल्कुल नहीं। सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर लेस कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ये तो कॉस्ट लीडरशिप में आता है। सेलिंग टू प्रीमियम कस्टमर्स, ये आ सकता है, पर ये भी डिफरेंशिएशन में आता है। प्रीमियम कस्टमर जो ज्यादा प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हो। और फिर है सेलिंग टू अ नीश मार्केट, ठीक है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? नीश मार्केट, मतलब आपका एक खुद का सेपरेट नीश यानी छोटा सा मार्केट है, एक स्मॉल सेट ऑफ कस्टमर्स है जो सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वही तो फोकस है ना, वही फोकस स्ट्रेटजी है कि जितने मतलब मेरे कस्टमर्स हैं जो मेरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैं उन्हीं पे ध्यान दूं, उन्हीं के नीड्स को सेटिस्फाई करूं, उन्हीं के हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊं। तो सेलिंग टू अ नीश मार्केट, यही होता है फोकस स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं, बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू पर्ट? नॉट करेक्ट, ठीक है, फॉल्स मतलब आपको निकालना है। सेम एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट है, देखो सेम है, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला आया था। कॉम्पेल्स मैनेजर्स टू प्लान देयर प्रोडक्ट, ये तो सही था। प्रोवाइड्स मैनेजमेंट अ टूल, ये भी एडवांटेज था, करेक्ट था। कंस्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट प्रिसाइज मैनर, ये भी सही था, करेक्ट था, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आएगा। अब इसमें भी आप गलती पहचान ही नहीं पाओगे बहुत ही मतलब क्या क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने, भगवान जाने, ठीक है। तो ये कहाँ उन्होंने स्टेटमेंट बदला है, 5 वे, 3 वे की जगह 5 वे किया है बस, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 वे एस्टिमेट आपको रिकॉल भी नहीं होगा, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है। 3 वे एस्टिमेट होता है मतलब 3 प्रोबेबिलिटीज आप देखते हो, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक्स एंड मोस्ट लाइकली, ऐसे 3 पैरामीटर्स में पर्ट काम करता है। पेसिमिस्टिक रहा तो क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहा तो क्या होगा, मोस्ट लाइकली सिचुएशन में क्या होगा, तो ये होता है 3 वे। तो यहां उन्होंने बस 3 का 5 कर दिया है और इसीलिए ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फिर है 36। अंडर लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी द कंपनी फाइट्स डैश बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट डैश प्राइस, बोलो क्या आएगा? लो कॉस्ट में क्या करते हैं, लो प्राइस पे बेचते हैं, लो प्राइस एक में ही है लो प्राइस एक में ही है। मैसिव मार्केट कंपटीशन से आप फाइट करते हो बाय ऑफरिंग एट अ वेरी लोअर प्राइस, ठीक है, क्लियर आंसर है। फिर देखो ये मैंने आपको बता दिया था, TOWS वाला, मैक्स मैक्स ये वो मैच द पेयर पे आ गया है, ठीक है, बोलो यहीं पे अपना बना हुआ है, यहीं पे बना हुआ है, बोलो। मैक्स मैक्स एग्रेसिव, तो एग्रेसिव है 4, तो 1 का आएगा 4। फिर है मैक्स मिनी, बोलो मैक्स मिनी, ये आएगा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है 3। फिर है मिनी मैक्स, मिनी मैक्स डिफेंसिव, डिफेंसिव है 1। और मिनी मिनी वो है आपका, सॉरी मिन मैक्स है कॉम्पिटिटिव, मिन मैक्स है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव है 2, ठीक है, और मिन मिन है आपका डिफेंसिव यानी कि 1। बोलो 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी कि ए, 4 3 2 1 यानी कि ए, ठीक है। तो ये बस टेबल अगर आपको याद हो गया तो भाई उनको जो पूछना है पूछ लो, आप तैयार हो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बोलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट्स टोटल साइज इज 28,000 करोड़, XY कंपनी लिमिटेड डोमिनेटिंग द मार्केट शेयर, ठीक है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, XY कंपनी, जिसका मार्केट शेयर है 4,800 करोड़ आउट ऑफ 28,000 करोड़, एंड AN लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 428 करोड़, फाइंड द रिलेटिव मार्केट शेयर फॉर AN कंपनी, ठीक है, आप AN कंपनी हो, AN कंपनी का रिलेटिव मार्केट शेयर आपसे पूछा है, बोलो रिलेटिव मार्केट शेयर, काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। रिलेटिव मार्केट शेयर का एक्चुअली क्या फॉर्मूला है, आपका मार्केट शेयर यानी AN का मार्केट शेयर अपॉन जो भी बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आपके फील्ड में उसके मार्केट शेयर से आपको डिवाइड करना है, टोटल से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। आपका मार्केट शेयर परसेंटेज में,
डिवाइडेड बाय उनका मार्केट शेयर, ठीक है, यानी कि एक्स वाई कंपनी। अब इसको आप मार्केट शेयर भी डिवाइड कर सकते हो या सीधे सीधे जो आपका अमाउंट है वो भी आप डिवाइड कर सकते हो। मैं दोनों से आपको बता देता हूं। पहले इजी वाला बता देता हूं। बोलो कि मेरा मार्केट टर्नओवर कितना है 428.5 करोड़ और उसका कितना है 4800। बेस मतलब टोटल नहीं होता है इसमें, रिलेटिव मार्केट शेयर में बेस होता है आपका जो भी फील्ड में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसका बेस इसमें लिया जाता है, इसलिए नाम क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर। तो 428.5 डिवाइड बाय 4800 इंटू 100 तो वो आएगा 8.93। आए ख्याल में? ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ऐसा ही करना, ठीक है। इनडायरेक्ट भी एक होता है कि पहले उसका निकालो फिर उसका निकालो फिर उसको अपने से डिवाइड करो, ठीक है। देखो कि मेरा मार्केट शेयर कितना है 428.5 आउट ऑफ 28,000। बोलो मेरा मार्केट शेयर कितना है 428.5 डिवाइड बाय 20,000%, तो मेरा शेयर है 1.53%। उसका कितना है 4,800 डिवाइडेड बाय 28,000, उसका शेयर है 17.1, ठीक है। तो अब आप अपने परसेंटेज को डिवाइड कर सकते हो उसके परसेंटेज से। बोलो 1.53 डिवाइड बाय 17.1%, तो वही आएगा 8.94। आए ख्याल में? तो ऐसा भी होता है, मार्केट शेयर को भी डिवाइड कर सकते हो या डायरेक्टली आपका जो टर्नओवर है उसी को डिवाइड कर लो, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों चलता है, दोनों चलता है, आंसर आपका सेम आता है 8.93। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द टर्म बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट आर क्लोजली लिंक्ड विथ स्ट्रैटेजीज। बोलो। अच्छा अपन ने क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया? नहीं सही कर दिया, ठीक है। बोलो द टर्म बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट आर रिलेटेड टू विच स्ट्रैटेजी। बोलो 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 बोलो। बीसीजी, ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स से रिलेटेड है। फिर हमने टोज वाला भी ये कर लिया था। बोलो फिर आगे, ये भी थोड़ा बहुत ही अंदर का पॉइंट है, ठीक है, मतलब मॉड्यूल से जो पढ़ रहा है या जो मॉड्यूल लैंग्वेज पढ़ रहा है उन्हीं को ये जमेगा। डैश मैट्रिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेन स्टॉर्मिंग टू ब्रिंग आउट ग्रेट आइडियाज टू जनरेट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। तो ये मॉड्यूल की लाइन है, टोज एनालिसिस में लाइन आती है, ठीक है, कि टोज एनालिसिस से आप क्या कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो, नए नए स्ट्रैटेजीज आप डिवाइस कर सकते हो। फिर है पर्ट एंड सीपीएम टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूटिलाइज्ड इन। बोलो ये कौन से टेक्निक्स हैं, ये नेटवर्क बेस्ड टेक्निक्स हैं, नेटवर्क बेस्ड शेड्यूलिंग मेथड्स। कि कोई लंबा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा वैल्यू का है, लंबा है, फिर उसमें मल्टीपल स्टेप्स लगती हैं, कुछ पैरेलली करनी पड़ती हैं, कुछ इंटरडिपेंडेंट है, एक के बाद एक करनी पड़ती हैं, तो ऐसे शेड्यूलिंग वाले जो काम है नेटवर्क बेस्ड चार्ट बना के आप ये टेक्निक्स को यूज करते हो, तो ये नेटवर्क बेस्ड शेड्यूलिंग टेक्निक्स है, ठीक है। और फिर है बुक का नाम, ठीक है, मैंने आपको लिस्ट बोला था बनाने के लिए, आई होप आपने वो होमवर्क किया होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने खैर पिछले इसमें बता दिया था कि माइकल पोर्टर का बुक होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में किसका बुक है, माइकल पोर्टर। चलिए सर, तो ये था आपका 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए सर। बिलीव ही नहीं हो रहा मेरे को, इतने सारे क्वेश्चन हमने 1-1.25 घंटे में अच्छे से समझ के कर लिए, ठीक है। और हमने क्लासीफाई भी कर लिए, कौन से इजी हैं, कौन से आउट ऑफ सिलेबस हैं, कौन से आउट ऑफ बीट हैं, कौन से बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको हुआ होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर पहुंचा देना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा सर वो अपना लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम चैप्टर 15 एंड 16 कंप्लीट करेंगे और हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।